नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों यहाँ पे आपका एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सब लोग जान पाएँ कि यहाँ पर एक बार फिर से आपका प्रैक्टिस सेट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे आप लोग नोट भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मुझे मेन कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर बिना देरी किए हुए। ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। कपटी मित्र के लिए आपका सही मुहावरा क्या है। तो आपको इन चारों में से आपका एक विकल्प सही है और इसमें से आपका 3 विकल्प गलत है। अगर लेकर हम लोग बात करें कि कपटी मित्र के लिए आपका सही मुहावरा क्या है तो आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप। अगर बात करें कि आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है, जो मित्र आपके सबसे करीब हैं या फिर जो आपके सबसे प्रिय सबसे घनिष्ठ मित्र होते हैं वे कहीं ना कहीं आपको मौका पाते ही नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा ही होगा आपका आस्तीन का सांप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए आपको यहाँ पर बताना है एक शब्द। एक शब्द के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इसमें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा जितेंद्रिय। ओके दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका इसमें से 30 में से अगर आपका 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही होता है समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। नेक्स्ट आपका है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे इसमें मुहावरे, विलोम, संधि विच्छेद, एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पाधन अवन, पाधन वन, पोधन अन या फिर पोधन अन। बताइए इन चारों में से आपका सबसे सही आंसर कौन होगा। अगर देखिए बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा पवन का पोधन अन, क्योंकि आपका अ और आ मिलके बनता है हुआ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पवन का आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि आपका आ और ठीक है आ, ये दो आपके मिलकर क्या बनते हैं औ से आपका ठीक है बनता है वा, यानी पवन। पा वा न, आपका पा में जो है आ छिपा हुआ है इसको बोलते हैं पवन, तो आपको हो जाएगा पोधन अन। नेक्स्ट आपका है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लगातार 2 क्वेश्चन से आज मिले हुए हैं सन से, तो हमने इसका पूरा नोट्स आपको हमने तो करवा दिया है और हमने आपका हिंदी का पूरा नोट्स बनवा दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अपना नोट्स बना सकते हो। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं 34 क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी पुनः प्लस जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म ये आपका होगा नहीं, पुनः प्लस पुनर्जन्म ये भी आपका नहीं होगा, पुनर् प्लस अजन्म ये भी आपका नहीं होगा, आपको जाएगा आंसर नंबर सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। हमने संधि का क्लास बहुत ही अच्छे से आपको और हमने ट्रिक के साथ आपको अच्छे से बताया भी है और समझाया भी है। हर नोट्स का और हर एक के क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब आपको बताना है कि इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। इत्य धन, इत्य
प्लस आदि, ठीक है दोस्तों, इसका होगा संधि विच्छेद, लेकिन आपको यहाँ पर इसका बताना है संधि। अगर देखिए हम लोग बात करें आंसर की तो ये हो जाएगा आपका यण संधि। आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि ई, देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, यदि ई के बाद कोई स्वर आए, ठीक है, अगर ई के बाद कोई स्वर आए तो ई के स्थान पर या ई के स्थान पर या हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी शब्द में आधा अक्षर हो, ठीक है, हमने आपसे बताया था नोट्स पढ़ाते समय कि अगर किसी भी शब्द में आपका आधा अक्षर हो तो वह आपका आएगा यण संधि के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। यह था आपका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि अगर किसी भी शब्दों में आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है तो वह आपका हो जाएगा यण संधि, और इसमें आपको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं थी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा। ये भी आपका एक प्रकार का मुहावरा है। ओके दोस्तों, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा। नाक में चोट लगाना, इज्जत देना, या फिर दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चापलूसी करना। आप लोग समझ गए होंगे बहुत पहले ही कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा। अगर बात करें कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट आपका है अन्मूलन का विलोम क्या होगा। हमने आपसे कहा था कि आपको इसमें विलोम, पर्यायवाची, शब्द अर्थ हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। अन्मूलन का विलोम क्या होगा, आपको बताना है कि अन्मूलन का विलोम क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा रोपण। ओके दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा रोपण। नेक्स्ट आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा सबसे अच्छा और सबसे सटीक क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपको हो जाएगा आंसर नंबर डी। ओके, तो हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस देखने को मिले और आप लोग अपने आप को तौल पाओ कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से चल रही है। अतिशोधोष ने को मार्ग हैं, यह किसकी पंक्ति हैं। आपको बताना है कि यह किसकी पंक्ति हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे सिंपल चीज़ कि यह किसकी पंक्ति है तो हो जाएंगे आपके धनानंद। ओके दोस्तों, आपके हो जाएंगे धनानंद, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर विलोम तो मिल चुका है, अब आपको मिल गया पर्यायवाची। बताइए आप लोग कालिंदी की पर्यायवाची क्या होगा। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, या फिर यमुना। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर लेकर बात करें पर्यायवाची की तो आपका हो जाएगा यमुना, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन हैं। ठीक है, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी। आप ऐसा भी इसको समझ सकते हो, या फिर हम लोग किसे मानते हैं, किसे जानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, आपको इसमें से ये बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, हमने आपसे कल बताया था, हमने हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, इन सब के हमने जितने भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं रचनाओं के, हमने कल एक क्लास हमने आपको दे दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो रचनाओं के रचनाकार, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या होगा। अगर लेकर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट आपका है कार्य को आरंभ में ही अगर आपने किसी भी कार्य को स्टार्ट किया है, ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कार्य को स्टार्ट किए हो, अगर उस कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है
तो उसका अर्थ क्या होगा। यानी जब आप किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हो और उस कार्य में जो भी आपको बाधा उत्पन्न होती है, आप उस कार्य को कि उस कार्य का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। अगर हम लोग बात करें कि उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यानी आप जैसे ही अपने सिर को मुड़ाए हो, तुरंत ओले पड़ना शुरू हो गए और आपके सर पर चोट लगना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका है किस कवि को, ठीक है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस और बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। आप इस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, या फिर शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे घुमाकर पूछे जा सकते हैं। तो आपका हो जाएगा इसमें शमशेर बहादुर सिंह, यानी आंसर नंबर आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है हिंदी का पहला पत्र। हिंदी का पहला पत्र किसे कहा जाता है। यानी पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र इनमें से आपका कौन सा है। अगर ठीक है बात करें हिंदी का पहला पत्र इनमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा वुडन माल्टन। यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका हिंदी का पहला पत्र था। नेक्स्ट आपका है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध तो संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त या फिर हर्ष द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। सही दोस्तों, इन चारों में से चिंतामणि किसका तो निबंध है। अगर ठीक है बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी आपका रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है काशी नगरी पाषाणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। काशी नगरी पाषाणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। 1893 या फिर 1905 93। दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा। अगर ठीक है बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 1893। 1893 आपका ना 1900 होगा ना 1905, ठीक है ना 1900 आपका 3 होगा। आपको जाएगा आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है 1893। आप इसको नोट भी कर सकते हो कि काशी नागरिक पाषाणी सभा की स्थापना 1893 में की गई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है सबसे अच्छा क्वेश्चन है प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है। सुखलाल का, सत्येंद्र मिश्र का, लल्लू लाल जी का, या फिर राम प्रसाद। दोस्तों इन चारों में से आपका कौन सा होगा। प्रेम सागर किसकी रचना है। अगर ठीक है बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी लल्लू लाल जी का है। किसका है, प्रेम सागर है किसका, लल्लू लाल जी का। नेक्स्ट आपका है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3, 4, 5 या 6। आपको बताना है कि 3, 4, 5 या 6 इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आपको बता दें कि आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी 5, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के केवल 5 ही भेद हैं। नेक्स्ट आपका है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। आपको बताना है कि इन चारों में से आपका सबसे सही आंसर कौन सा होगा। आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी क्रिया। ओके दोस्तों, हिंदी के शब्दों में
लिंग, ठीक है दोस्तों, हिंदी के शब्दों में लिंग धारण क्रिया के आधार पर होता है। जैसे कि मान लो हम आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका ठीक हो गया पुल्लिंग, ये आपका हो गया पुल्लिंग। ओके दोस्तों, ये आपका हो गया पुल्लिंग, मैं जा रहा हूँ। अगर मान लो ही आपसे पूछा जाए कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ओके दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ और मैं जा रही हूँ, तो ये आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग ये आपका लिंग के आधार पर होता है। तो आपको जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि जो क्रिया होती है यानी जो जो क्रिया करते हैं उन्हीं के आधार पर आपका पुरुष या स्त्री में अंतर देखा जाता है। नेक्स्ट आपका है कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, 7, 8, 9 या 10। अगर देखिए बात की कारक के कितने भेद हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी आपके कारक 8 भेद हैं। अगर देखिए बात करें कि कौन कौन से कारक हैं, जो आपके 8 प्रकार के कारक हैं वे आपके कौन कौन से कारक हैं, तो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। पहला आपका है कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान और अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ओके तो हमने इन कारक के अलग अलग चीज़ों को हमने आपके नोट्स में बनवाया है, बताया है और पूरे ट्रिक के साथ। ओके दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। ओके दोस्तों, ये हो गए आपके कारक 8 प्रकार के। नेक्स्ट आपका है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा आप इसको बोलकर भी जान सकते हो। घा आप बोलिए घा, देखिए कहीं ना कहीं आपका ठीक है यहाँ ठीक है, जो आपका तालु है आपका ठीक है तालु से होता है, तालु ये आपका ठीक होता है कंठ, और जो आपका यहाँ होता है वो ठीक है आपका होता है तालु। देखिए घ आपका हो जाएगा यानी सी, तालु ये आपका तालु से होता है। नेक्स्ट आपका है छा वर्ण किसके योग से बनता है। दोस्तों ये क्वेश्चन से कम 4 से 5 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आपका 4 से 5 बार पूछा गया है। इसका हो जाएगा आंसर आपका आधा का और 60 का, यानी का प्लस सा, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। ये सब आपका नहीं होगा, सबसे सिंपल आपको जाएगा का और सा, जब मिलते हैं तभी आपका छा वर्ड का योग बनता है। हम बहुत जल्द ही आपके कारक के एक अलग से ठीक है दोस्तों पूरा ट्रिकी वीडियो हम आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट आपका है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना है कि इन चारों में से आपका सबसे शुद्ध है और सबसे सही आंसर कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। अगर लेकर बात करें शुद्ध वर्तनी का तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 5 से 6 बार ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। कवित्री का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवित्री या फिर कवित्री, कवित्री या फिर कवित्री। ओके बताइए आपका इन चारों में से आपका सबसे सही आंसर क्या होगा। अगर लेकर बात करें आंसर की तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। ओके दोस्तों, आपको हो जाएगा कवित्री। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए प्लस शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपका है तृणलीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको आपका यहाँ पर 2 पर्यायवाची, 2 विलोम और आपका यहाँ पर 2 सन्निविच्छेद देखने को मिल चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार ही आते हैं। था दोस्तों इसका पर्यायवाची क्या होगा। अगर ठीक है बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी सूर्य। तृणलीन का हो जाएगा पर्यायवाची आपका सूर्य। नेक्स्ट आपका है
मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपके पर्यायवाची तीन बार पूछे गए हैं, आपका एक बार आगे और 2 बार यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मीन का पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा मत्स्य, माने मछली। इसका अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है, मछली, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। यानी ये आपके 4 शब्द दिए हुए हैं, आपको ढूंढना है कि इन चारों में से सबसे अलग, सबसे भिन्न कौन सा है। लिंग के आधार पर आप किसी तरह ढूंढ सकते हो, लिंग के आधार पर, शब्दों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, बस केवल आपको ढूंढना है कि सबसे भिन्न कौन सा है, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। आप अपने ट्रिक के हिसाब से भी इसको ढूंढ सकते हो। अगर ठीक है बात करें इनमें, तो आपको जाएगा आंसर नंबर सी। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों। देखिए पर्यायवाची चार बार, यहाँ पे आपको पर्यायवाची 4 बार पूछे गए हैं, यानी आपके 4 नंबर हिंदी में केवल पर्यायवाची से ही बनते हैं, इसलिए आप लोग पर्यायवाची को अच्छे से पढ़िएगा। तो ये अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा आपका। अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपका इसमें से कौन सा होगा। अगर ठीक है दोस्तों बात की अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा अद्वितीय, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अद्वितीय। नेक्स्ट आपका है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, या फिर कान का कमज़ोर होना। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा। कान का कच्चा होना यानी सुनी हुई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, इसे हम लोग बोलते हैं कान का कच्चा होना। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि वहाँ पे ये घटना हुई थी और आपने बिना देखे उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कान का कच्चा होना। बहुत से लोग होते हैं जो कि दूसरों की सुनी हुई बातों को मान लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कान का कच्चा होना। ओके दोस्तों, तो ये था आज का आपका यूपी टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और हमने मनोविज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, बहुत जल्द ही आपको पूरे क्लास मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर करिए। हम लोग फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ और नए क्लास के साथ। थैंक यू।